वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग डिस्कशन में लेंगे आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996, ठीक है। इसके बाद में हम फॉरेंसिक ऑडिट डिस्कशन में लेंगे। बाकी सारे चैप्टर्स न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बचे हुए न्यू सिलेबस के एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, फर्स्ट आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन, सेकंड फॉरेंसिक ऑडिट, थर्ड एफसीआर एक्ट, और फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट, और लास्ट में हम एक डिस्कशन में लेंगे क्वालिटी रिव्यू। ये सारे चैप्टर्स हम वन बाय वन डिस्कशन में लेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ हम आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसका इफेक्टिव डेट क्या है। इफेक्टिव डेट है 22 अगस्त 1996 में ये एक्ट इफेक्ट में आया, ठीक है। अब इस एक्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये आया क्यों, इसका रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहले कभी अगर लिटिगेशन होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। बट कोर्ट में जाने से क्या नुकसान है, उसकी वजह से हमको आर्बिट्रेशन में जाना ज्यादा फायदेमंद लगता है। पहला नुकसान तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि हम किसी केस के लिए कोर्ट में क्या करें, चक्कर लगा रहे हैं। जबकि यहाँ पे आर्बिट्रेशन में आपको कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। प्लेस जो है वो पार्टीज, दोनों पार्टीज मिल के डिसाइड करेगी कि कौन सा प्लेस रखना है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे पार्टीज जो है उनके लिए वो खुद अपना जज चूज करती है। जबकि हमको कोर्ट में, जिसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन में, जबकि कोर्ट में क्या होगा, जज जो होगा वो कोर्ट खुद बताएगा कि ये जज है आपका, ठीक है। सेकेंड, थर्ड थिंग, प्लेस हमने देख लिया, जज हमने देख लिया। देन हम देखते हैं एनफोर्स करना, ठीक है। जजमेंट के बाद में क्या होगा, अपील चलेगी, अपील के बाद में सेकंड अपील चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि जो पीरियड है वो बहुत लंबा हो जाएगा किसी भी डिसीजन को आने में। लेकिन जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अवार्ड होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड। यहाँ पे वो इसको वाला इनाम नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे जो जजमेंट होता है उसको हम अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अवार्ड होता है वो एनफोर्स करना का काम भी क्या होता है, इस आर्बिट्रेशन का होता है। तो यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है, और न ही उस अवार्ड को हम चैलेंज कर सकते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल फ्यू थिंग्स ऐसी है जहाँ पे हम उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं। बाकी हमको क्या करना है, इसको एनफोर्स करना ही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो टेन्योर है, जो हमारे अपील चलते हैं और जो हमारे कोर्ट का जो टेन्योर चलता है किसी भी केस का, उससे यहाँ पे जो टेन्योर होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम आर्बिट्रेशन में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन कौन से, ये काउंसिलिंग जो होता है, समझौता, वो हम लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे। कंसिलिएशन हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम एक बार पूरा आर्बिट्रेशन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब इस एक्ट के टोटल कितने पार्ट्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हम आंसर जब स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एज पर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 इफेक्टिव एज ऑन 22 अगस्त 1996। फिर उसमें अगर हमें आर्बिट्रेशन की बात की तो हम बोलेंगे पार्ट 1 ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के 4 पार्ट है। पहला पार्ट है पार्ट 1, मुझे चौक नहीं मिल रहा है, ओके आई गेट द चौक। पहला पार्ट इसमें रहेगा आर्बिट्रेशन का, जिसमें टोटल कितने चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें टोटल 10 चैप्टर्स है, ठीक है, 10 चैप्टर्स है। फिर सेकंड पार्ट जो है वो रहेगा फॉरेन अवार्ड्स का। अगर पहले अमेंडमेंट से पहले जो था, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो था वो सिर्फ डोमेस्टिक कोर्ट, हम कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का ही जुरिस्डिक्शन था। बट आफ्टर अमेंडमेंट, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि फॉरेन ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फॉरेन एग्रीमेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस वजह से आफ्टर अमेंडमेंट यहाँ पे जुरिस्डिक्शन किसका आ गया, हाई कोर्ट का, अगर वहां पे फॉरेन एग्रीमेंट रिलेटेड है तो। अभी तो मैम आप कह रहे थे कि जो कोर्ट है वो इसमें है ही नहीं, और अभी आप कह रहे हो कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मतलब कभी कभी उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करने के लिए या फिर रिव्यू करने के लिए, जो प्रोसीजर है वो सही चले या नहीं चले, या जो डिसीजन है उसको रिव्यू करना हो, या उस प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करना हो, या एनफोर्स करवाने के लिए उस अवार्ड को। कभी कभी किसका जरूरत पड़ता है, कोर्ट का। कभी कभी कोर्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तब जब हम कोर्ट की बात करेंगे ना तो उसमें जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों आएगा। जबकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है तो सिर्फ क्या आएगा, हाई कोर्ट आएगा, ठीक है।
अभी हमने डिफरेंस देख लिया, आर्बिट्रेशन देख लिया, हाँ सेकंड पार्ट देख लिया फॉरेन अवार्ड्स को लेके। फिर पार्ट थर्ड जो है वो काउंसिलिंग की बात करते हैं, काउंसिलिएशन। और जो पार्ट फोर है वो सप्लीमेंट्री प्रोविजन बोलता है। मैं कंसिलिएशन को कभी कभी काउंसिलिएशन बोलूंगी, मैं प्रोनाउंस इसलिए ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि इसका जो मतलब है ना वो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे काउंसिलिंग में समझौता हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो जब हम काउंसिलिंग बोलेंगे तो हमारे दिमाग में वही रहेगा, इसलिए वैसे ये कंसिलिएशन है, ठीक है। तो पार्ट थ्री में कंसिलिएशन पढ़ना और लास्ट पार्ट फोर्थ में हमको सप्लीमेंट्री प्रोविजंस पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले तो दो तरह के जो मेथड है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन वो तो कॉमन मेथड है, और मीडिएशन कभी कभी जो नेगोशिएशन मीडिएशन ये भी अदर मेथड्स में काउंट होते हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोलते हैं जिसको। एग्रीमेंट हम बोल के करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बोला हुआ एग्रीमेंट यहाँ पे काम नहीं आएगा, लिखा हुआ एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। अच्छा ईमेल किया है या टेलीग्राम या टेलेक्स के थ्रू अगर भेजा है तो उसको भी काउंट करेंगे क्या? अच्छा ईमेल को कभी बोल के करते हैं क्या? हमें तो नहीं पता ईमेल को बोल के करते, हम तो लिख के ईमेल सेंड करते हैं। अगर ईमेल लिख के सेंड करते तो मतलब ईमेल भी एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अगर ईमेल भी किया गया है तो वो एक वैलिड होगा। ये अभी ऐसे समझ लो कि अभी आया अमेंडमेंट के बाद, या ऐसे कह दो किसी केस के थ्रू इसको बोला है कि टेलीग्राम या ईमेल के थ्रू भी अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो चलेगा। दोनों पार्टी का कंसेंट होना जरूरी है क्या? दोनों ही पार्टी का कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है। कंसेंट कैसे होगा? जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कि इस मुद्दे पर अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो हम आर्बिट्रेशन का सहारा लेंगे, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सपोज कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है सेल और परचेज का ऑर्डर, ठीक है। सेल परचेज का ऑर्डर इतने और इतना है और इतनी डेट तक कंप्लीट करना है। लास्ट में लिखा कि अगर यहाँ कोई डिस्प्यूट होती है तो क्लोज 10 को रेफर करो, और क्लोज 10 में लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो आर्बिट्रेशन का सहारा लेना है, ठीक है, कोर्ट में नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रिंसिपल एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था काउंसिलिएशन के सॉरी आर्बिट्रेशन के बारे में, बट लिखा हुआ तो था ना कि हमको डिस्प्यूट हो जाए तो जाना कहाँ पर है? आर्बिट्रेशन में ही जाना, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है। दोनों ही पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए और कंसेंट क्लियर होना चाहिए। शायद करके कोई कंसेंट मत करना, शायद ऐसा कर लेंगे शायद ऐसा करेंगे, यहाँ शायद चलेगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर कंसेंट होना चाहिए, लिखा हुआ भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अनक्लियर राइटिंग नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो कुछ भी नहीं, क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। अभी हम आ जाते हैं ये जो क्लैरिटी वाला है उस पे केस है एसबीपी एंड कंपनी वर्सेस पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का केस है, ठीक है। हाँ ऐसा अगर है कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। क्या हम इसको बोलेंगे कि इसमें आर्बिट्रेशन लिखा हुआ है? इसमें कोई आर्बिट्रेशन नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि डिस्प्यूट हो जाता है तो कहाँ जाना है, कहाँ पर जाना है, कोर्ट में जाना है कि आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है कि म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअली डिसाइड का मतलब आर्बिट्रेशन ही हो गया, ठीक है। सेकंड यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है अगर कहीं पर किसी एग्रीमेंट में बाई चांस आर्बिट्रेशन वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन में जाने वाला है। आर्बिट्रेशन वर्ड जो है वो इटसेल्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को क्या नहीं बनाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल पे। अच्छा अगर ये एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना है तो या तो म्यूचुअली डिसाइड करके उसको टर्मिनेट कर दो, जो भी एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का किया है म्यूचुअली डिसाइड करके टर्मिनेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिस्चार्ज हो गया, सेल परचेज का ऑर्डर था वो डिस्चार्ज हो गया, तो वैसे ये एग्रीमेंट भी खत्म, ठीक है ना, क्योंकि साथ में था एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का, ये भी खत्म हो गया। लेकिन अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर वो डिस्चार्ज नहीं होता है और किसी और वजह से ब्रीच हुआ है उस प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर आर्बिट्रेशन इफेक्ट में रहेगा बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। वो दोनों अलग अलग एग्रीमेंट है, तो ये भी क्या रहेगा एनफोर्स कर सकते हैं आर्बिट्रेशन को, ठीक है ना। सिर्फ अगर डिस्चार्ज हो गया तो इधर की भी बात खत्म, उधर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो इधर की बात खत्म नहीं, ठीक है। डेथ हो गई तो ये थोड़ी ना बोलेंगे अग्रीमेंट जो है टर्मिनेट हो गया। अगर डेथ हो जाती है किसी भी पार्टी की तो हम क्या बोलेंगे?
कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे सारा बर्डन आ जाता है, एज यूजुअल जो हमारे लॉ में जनरली होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल पे। ठीक है, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जितने चाहे उतने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हो, बट आप इवन नंबर अपॉइंट नहीं करोगे। इवन मतलब 2 4 ऐसे नहीं, या तो 1 या 3 या 5, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्रेटर्स रख सकते हो। ठीक है, पार्टीज डिसाइड करेगी आर्बिट्रेशन कैसे डिसाइड करेगी। सपोज एक पार्टी ने लिस्ट में 4 नाम लिखे ABCD, ठीक है, 4 लोगों के नाम है ABCD, और ये जो पार्टी 1 है वो इन चारों का नाम क्या करती है, पार्टी सेकंड को ये पूरा लिस्ट क्या है सेंड कर देती है। अभी पार्टी सेकंड क्या बोलती है, चारों में से एक का भी नाम पसंद नहीं आ रहा, अब पार्टी सेकंड क्या करेगी, अपना खुद का नाम EFGH, ये 4 नाम उसने लिख के दिए पार्टी फर्स्ट को, और क्या बोला कि इन चारों में से एक भी आर्बिट्रेटर नहीं समझ आ रहा, इन चारों के नाम लिख कर दिए। सपोज पार्टी 1 को इनमें से G का नाम पसंद आया, दोनों ही चाहते हैं कि जी जो है वो हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो। आर्बिट्रेटर ऐसे अपॉइंट नहीं होगा, आर्बिट्रेटर ऐसा पर्सन होना चाहिए जो बायस्ड नहीं हो, ठीक है ना, जिसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी पार्टी के साथ नहीं हो, कोई फैमिली रिलेशन किसी भी पार्टी के साथ नहीं हो, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, वो किसी भी तरह से पास्ट रिलेशन या हम कह सकते हैं पेक्यूनियरी रिलेशन या बिजनेस रिलेशन भी नहीं होना चाहिए दोनों ही पार्टीज के साथ में, तो इस तरह का पर्सन होगा आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए फर्स्ट पार्टी नाम सजेस्ट करती है, सेकेंड पार्टी को उनमें से अगर कोई समझ में आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो वो अपना लिस्ट बना के फर्स्ट पार्टी को देती है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब वो दोनों ही पार्टीज किसी एक आर्बिट्रेटर के ऊपर आकर ना अटक जाए, ठीक है ना, दोनों ही मिलके किसी एक के लिए कंसेंट कर लेते हैं कि हाँ इसको आर्बिट्रेटर बनाना है, एक के लिए 3 के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको आर्बिट्रेटर बना देंगे। या फिर ये प्रोसेस हो सकता है कि पार्टी 1 जो है वो एक आर्बिट्रेटर का नाम देती है, सपोज पार्टी 1 ने इस आर्बिट्रेटर का नाम दिया, पार्टी 2 ने इस आर्बिट्रेटर का नाम दिया, इन दोनों ने मिल के एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, और नंबर कितने हो गए, 3 आर्बिट्रेटर, ठीक है, अभी अपना डिसीजन ले सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए वो बता रखा है इसमें, पेक्यूनियरी रिलेशन नहीं होना चाहिए वगैरह। इसका एक केस लॉ भी है, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूआई। देखो ये चैप्टर जो है ना वो सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है, तो क्या है कि इसमें जब केस लॉस हैं, जो मैं केस लॉस के नाम बोल रही हूँ वो हमारे स्टडी मटेरियल के केस लॉस के नाम है, तो हम अगर स्टडी मटेरियल के केस लॉस के नाम कोट करते हैं, याद रह जाए और कोट करते हैं तो वो अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि हम जो हमारा प्रोफेशनल पेपर लिखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत जो नॉर्मली केस लॉस के नाम वगैरह या पार्ट 1 शेड्यूल 1 जो भी हमारे यहाँ पे इफेक्टिव डेट है, किस पार्ट में जो हम बता रहे हैं वो किस पार्ट के, ये लोग इस एक्ट के किस पार्ट में लिखा हुआ है वो सब बताना अच्छा रहता है। बाकी नॉर्मल जो लैंग्वेज है आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए या जो नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो तो सभी लिखेंगे, उसमें तो कोई है नहीं, ठीक है। अब इसमें हम आ जाते हैं, हम टर्मिनेट करना है, रिमूव करना है उस आर्बिट्रेटर को, तो क्या करें, टर्मिनेट करना है तो या तो वो खुद ही बोल देता है वॉलंटरीली, या फिर दोनों ही पार्टीज को लगता है कि वो बायस डिसीजन, किसी एक पार्टी को लगता है वो बायस डिसीजन दे सकता है, देने वाला है, ऐसा कुछ भी, ठीक है, या फिर आर्बिट्रेशन प्रेसिडिंग एंड में जाती हूँ तो ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था उसकी जगह नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, और फिर वो सारी प्रेसिडिंग्स इस तरह से करेगा शुरू से, जैसे कि नया पूरा एग्रीमेंट, नई पूरी प्रेसिडिंग शुरू हो जाएगी अगर दूसरा आर्बिट्रेटर उसकी जगह पर अपॉइंट कर दिया तो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है वो क्या होता है, कंक्लूसिव होता है, फाइनल होता है, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है ना, कंक्लूसिव होता है मतलब उसको कहीं पर भी कोर्ट में अपील वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड आ जाता है, अगर चैलेंज करना है तो किस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं। पहला तो जो माइनर थे पर्सन, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट ही क्वेश्चन में, या फिर उसने बायस्ड डिसीजन दिया, या फिर जो एग्रीमेंट था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो ही इनवैलिड है, ठीक है, या फिर जो प्रोसीजर्स लगाने चाहिए थे उस तरह के प्रोसीजर्स नहीं लगाए गए हैं, तो ये सारे ग्राउंड्स होते हैं जहां पे आर्बिट्रेशन अवार्ड को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम, चैलेंज किया है आर्बिट्रेशन ये ट्राइब्यूनल के पास में, तो या तो वो सेट असाइड करेगा या फिर वो क्या करेगा,
मॉडिफाई करेगा या फिर कंफर्म करेगा, मतलब जैसा है वैसे ही रहने दो, या फिर सेट असाइड मतलब जैसा कुछ था ही नहीं, कोई अवार्ड ऐसा आया ही नहीं, नो लॉन्गर, और या फिर मॉडिफाई कर देगा, कुछ भी सेट असाइड नहीं करना है तो ठीक है। आर्बिट्रेशन अवार्ड वैलिड कब होगा? पहला तो वो लिखा हुआ होना चाहिए, जजमेंट जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, रीजन होना चाहिए उसमें कि ये जो अवार्ड दिया है वो क्यों दिया है, रीजन होना चाहिए। वो अनक्लियर नहीं होना चाहिए, मतलब वो शायद करके नहीं लिखना है, अवार्ड जो लिखना है वो क्लियर होना चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा बोल दिया है कि ये पार्टी इतना पैसा इसको देगी लेकिन वो इम्प्रैक्टिकेबल है, प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ठीक है, और इलीगल नहीं होना चाहिए। इस तरह का आर्बिट्रेशन अवार्ड आएगा। यहाँ पे हमारा आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है। अब हम काउंसलिंग पे आते हैं, ठीक है, कंसिलिएशन 15 मिनट्स में। देखो मैंने क्या है, सिर्फ एक ओवरव्यू जो था आर्बिट्रेशन का वो अभी लिया है। इसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड स्टडी मटेरियल से कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है, समझने के लिए जितना जरूरी उतना मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं काउंसिलिंग पे। अच्छा, काउंसिलिंग में क्यों जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो आर्बिट्रेशन में क्या होगा, जनरली विन लूज सिचुएशन होगी, मतलब एक पार्टी विन कर रही है, दूसरी पार्टी लूज कर रही है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। समझौता करने के लिए हम काउंसलर को अपॉइंट करेंगे, वो क्या करेगा, दोनों को विन विन सिचुएशन में रखेगा। सपोज 4 तरह के कुछ एग्रीमेंट्स थे, 2 आपको और 2 आपको मिल जाते, ठीक है। 4 तरह की प्रॉपर्टीज पे क्या है, हमारी बहस जा रही है, तो दो प्रॉपर्टीज उनको, 2 प्रॉपर्टीज हमको, ऐसा मिल जाएगी। तो हम विन विन सिचुएशन में रहने के लिए क्या करेंगे, काउंसलर की मदद लेंगे, ठीक है। कंसिलिएशन जो है उसमें आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में तो डिफरेंस समझ में आ गया। अब मैं एक मेजर डिफरेंस बता रही हूँ किस किस में, मीडिएशन और कंसिलिएशन में। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मीडिएशन जो वर्ड है ना वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बताया हुआ है, ठीक है। मीडिएशन वहां पर भी होता है, मतलब जो कोर्ट में जाते हैं ना तो कोर्ट भी कहता है कि काउंसलिंग कर लेते हैं, मतलब समझौता कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, कहाँ कहाँ पर आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है, और जहां आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है वो है सबसे पहला तो, अगर गार्जियन से रिलेटेड कोई अपना वो है, क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट है, या फिर मैरिजल स्टेटस से रिलेटेड है, 3-4 और है इसमें, वेयर आई राइट दैट, हाँ, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल ऑफेंस है, गार्जियनशिप रिलेटेड है, या मॉर्टगेज है। इन सब में आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी का मर्डर करके आ गए, क्या मीडिएशन में क्या आर्बिट्रेशन में जाओगे और क्या काउंसलिंग होगी, कुछ नहीं होगा, सीधा क्रिमिनल कोर्ट ही जाना है आपको। या फिर मॉर्टगेज रिलेटेड है, और या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, और या फिर गार्जियनशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, काउंसलिंग और सॉरी, हाँ, मीडिएशन और काउंसलिंग की बात कर रहे थे ना। तो मीडिएशन जो है वो तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया हुआ है, उस तरह की प्रोसीडिंग्स चलती है, और काउंसलिंग जो है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में दिया हुआ है, उस तरह की प्रोसीडिंग चलती है। अगर मीडिएशन में कुछ भी या तो जजमेंट निकल के नहीं आता, कोई डिसीजन नहीं होता, या फिर अपील करनी है, तो फिर सिविल प्रोसीजर कोड लगेगा। जबकि काउंसलिंग में ऐसा नहीं होगा, काउंसलिंग में जो अवार्ड होता है उसको उस तरह से इन्फोर्स करते हैं जिस तरह से आर्बिट्रेशन में अवार्ड को इन्फोर्स किया था, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं हम काउंसलिंग। काउंसलिंग में मैंने कहा था विन विन सिचुएशन रखनी है, तो ये क्या होता है, इसमें दोनों ही पार्टी वॉलंटरीली उसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जब तक एक पार्टी नहीं आती, एक पार्टी डिसीजन जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। दोनों ही पार्टी इन्वॉल्व होगी, और दोनों ही पार्टी क्या करेगी, मैक्सिमम 3 काउंसलर अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब रेंज जो होगी काउंसलर की वो 1 to 3 होगी, या तो एक बंदा अपॉइंट होगा जो काउंसलिंग करेगा, या फिर 2, और या फिर 3। यहाँ पे कोई इवन नंबर के लिए मना नहीं किया, पर जनरली एक ही बंदा चलता है, ठीक, काउंसलिंग की तो करनी है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है
यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो किस तरह से होगा, सपोज एक पार्टी जो है वो अपने सजेशन देती है कि इस तरह से करोगे तो विन विन सिचुएशन में रहेगी, दूसरी पार्टी भी अपने सजेशंस देती है कि अगर इस तरह से करेंगे तो दोनों विन विन सिचुएशन में रहेंगे। दोनों ही पार्टीज अपने सजेशन देती है, उसके बाद में जो आर्बिट्रेशन काउंसलर को जो सही लगता है और दोनों को जो सही लगता है वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। ठीक है, डिस्कशन से ये डिसीजन पे आता है, इसको बोलते हैं काउंसलिंग। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी कभी ब्रीच नहीं होते, इवन दो जो हम मीडिएशन में बात कर रहे थे कि वहां पे कोर्ट में जाना पड़ता है और यहाँ पे क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है मीडिएशन में। ठीक, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है और पार्टीज को और हमारे मीडिएटर आर्बिट्रेटर्स को ही पता रहता है। पर कभी कभी काउंसलिंग में ऐसा भी होता है कि पार्टी अगर मना कर देती है काउंसलर को कि सेकेंड पार्टी को ये इन्फॉर्मेशन मत बताना, तो उतना भी कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है। बाकी तो ये नियम है कि दोनों ही पार्टीज को सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है, बट अगर सपोज ऐसा होता है कि एक पार्टी मना करती है तो वो काउंसलर दूसरी पार्टी को भी नहीं बताएगा, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है। ठीक है, तो बाकी तो इसमें कुछ था नहीं, बस जो काउंसलिंग है उसको भी अगर एनफोर्स कराना है तो वैसे ही जैसे आर्बिट्रेशन में अवार्ड को हमने एनफोर्स कराया था वैसे काउंसलिंग में भी एनफोर्स कराते। ठीक है, तो 21 मिनट्स में हमने बहुत कुछ समझा है क्या होता है इसमें। और मुझे कुछ मेजोरिटी से डिसीजन नहीं आता, मेजोरिटी से डिसीजन आता है आर्बिट्रेशन में, इसीलिए हमने कहा था ऑड नंबर्स में रहेंगे आर्बिट्रेटर। यहाँ पे तो ऑड नंबर्स का है ही नहीं, मैक्सिमम 3 ही रख सकते हैं। ठीक है, मेजोरिटी मतलब जो हमने अपॉइंट किए थे ऑड नंबर्स में, तो 2 जो बोल रहे थे उसकी तरफ डिसीजन हो रहा था। ठीक है, आर्बिट्रेशन में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सारी पार्टीज एग्री होगी, सब विन विन सिचुएशन में रहेंगे, उसके बाद में यहाँ पे काउंसलिंग में डिसीजन आएंगे। ठीक है, या मेरे हिसाब से ये खत्म हो गया। एक शब्द इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है अनसेट्रल मॉडल लॉ, मतलब ये यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क। ये जनरली क्या है कि आउट ऑफ इंडिया में भी अब एग्रीमेंट होने लगे, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लेकर भी यहाँ पे क्या होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, मतलब आर्बिट्रेशन के अवार्ड्स आते हैं इंटरनेशनली भी। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन में इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है, कोई फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो आप फॉरेन लॉयर को अपॉइंट नहीं कर सकते। फॉरेन लॉयर को तभी अपॉइंट कर सकते हैं जबकि क्या है इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये बोला था किसमें, ए के बालाजी वर्सेस यूआई एंड अदर्स के केस में। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से लगभग मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। हाँ, इसका एक इंग्लिश लेक्चर भी मैं सोच रही हूँ, नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के बाद में एक इंग्लिश लेक्चर इस पर डिस्कशन में लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में जो मेरे लेक्चर आने वाले हैं वो है, सबसे फर्स्ट आएगा फॉरेंसिक ऑडिट, फिर आएगा FCRA एक्ट, उसके बाद में क्वालिटी रिव्यू और उसके बाद में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।